उनमें भी फिर कम रिपल्सन ऐसे ही कम रिपल्शन होगा ठीक है। क्योंकि वो बॉन्ड पेयर है। क्या नाम था? अमीशी। अमिशी। अमिशी, आपका थिंकिंग आइडिया बहुत अच्छा है। जनरली बच्चे यही गेस कर पाते हैं और ये सोचने का सही तरीका है, बट एक्चुअली में यार करेक्ट आंसर इज सी। आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी होगी। वो यस क्या सर। बोलती है यस कि जो भी हमारे लोन पेयर है वो इक्विटोरियल पे होने चाहिए, क्योंकि लोन पेयर जो होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, और साइज बड़ा होने की वजह से उनको ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, और इक्विटोरियल पे जो स्पेस होता है वो ज्यादा मिलता है। इसकी वजह से इनके डिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रिपल्सन कम हो जाता है। आपका सोचने का बिल्कुल सही तरीका सही है कि अगर लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, और फिर बॉन्ड पेयर में होता है। ये बिल्कुल सही है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर सही होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, इसके बीच में भी रिपल्सन होगी। अगर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाए तो रिपल्सन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल पे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से यहाँ पे रिपल्सन फोर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो हमारा जो ClF3 स्ट्रक्चर है उसकी ये स्ट्रक्चर यहाँ पे सही होगी। आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा वेस्पर थ्योरी को, आपको समझ में आ जाएगा। सर यस। सर ए वाले में सर अगर लोन पे अपोजिट में रहेगा सर इन दोनों का रिपल्शन का फोर्स कैंसिल हो सकता है, लेकिन सर यहाँ पे सर एक डायरेक्शन में आ जाएगा। आई सर, थिंक आप फर्स्ट में ये कहना चाहते हो कि जैसे एक लोन पेयर ये है, पेन दिख रहा है आपको? हाँ। ठीक है। यस सर। और अगर मैं यहाँ पे एक लोन पेयर कर दूं, ऐसा बोल रहे हो? यस सर। हाँ, तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो बेटा, वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है कि इनके और इनके बीच की डिस्टेंस कम है। ठीक है। सर तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है, डिस्टेंस कम होने की वजह से रिपल्सन दोनों में बनेगा। नहीं अगर ये इक्विटोरियल पे जब हो जाते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे सपोज वी हैव बॉन्ड लेंथ दिस, और एक हमारे पास में ये है और एक ये है। अब ये सपोज करो कि हमारे पास में इक्विटोरियल पोजीशन है, और ये वाली जो है, ये क्रॉस जो मैंने बना दिया वो एक्सियल पोजीशन है। अब यहाँ पे चाहे मैं लोन पेयर रख दूं या यहाँ पे मान लीजिए बॉन्ड पेयर है एक, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से रिपल्सन यहाँ पे ज्यादा फील होगा। लोन पेयर हो जाएगा तो बहुत ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा। अगर लोन हाँ पेयर तो सर वही, है तो तो सर भी वही सी होगा। सी यस प्लीज अपनी बात सर पूरी कीजिए। सर सर सी वाले में तो सर दोनों सरफेस तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन ए यहाँ पे वाले में सर बहुत दूर दूर है। हाँ, वो मैं तो सर आप स्टेबल समझ ए रहे वाला होना चाहिए ना। हैं, ठीक है, मैं समझाने का वही ट्राई कर रहा हूँ। आप जैसे ये इधर मैं बना रहा हूँ, आप उसको समझिए। सपोज एक हमारे पास में जो भी एटम है, सपोज ए प्रेजेंट है यहाँ पे, और एक मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट है, और समथिंग मान लीजिए बी यहाँ पे प्रेजेंट है। सपोज ये हमारे पास लोन पेयर है, आप इसको ठीक से समझ लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है। और एक लोन पेयर हमारे पास ये है, ये सपोज करो हमारे पास बॉन्ड पेयर है। अब इस कंडीशन पे अगर मैं ये लोन पेयर उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, तो इनके बीच की, अब देखो पहले ऐसे समझ लो कि यहाँ ए और बी के बीच की डिस्टेंस कम है। रिपल्सन क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो होता है वो लोन पेयर में होगा, फिर बॉन्ड पे लोन पेयर में होगा, और फिर बॉन्ड पेयर में होगा। अब ये तो है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीज जो मैटर करती है वो क्या है बेटा, डिस्टेंस है। अब अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई कहीं पर, तो ये दोनों ही, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो, दोनों एक दूसरे को फोर्स को फील ही नहीं कर पाएंगे, तो रिपल्सन वहां पे मिनिमाइज हो जाएगा। इस वाले स्ट्रक्चर में देखो, जैसे ये है आपके, एक ये इक्वेटोरियल पे है, एक एक्सियल पे है, तो भी इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें फील हो रहा है, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन बी वाली स्ट्रक्चर में फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है। और इसमें क्या है कि रिपल्सन कम, इसके रिस्पेक्ट में कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। ठीक है। डिस्टेंस के बिहाफ पे मैं समझा रहा हूँ आपको। और इसमें क्या है, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो गई है, दैट्स व्हाई देयर आर रिपल्सन इज वेरी लेस इन कंपेयर टू ए एंड बी स्ट्रक्चर। तो ये बिल्कुल सही है कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि डिस्टेंस दूर है लोन पेयर की, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर पास पास में है। यहाँ पे लोन पेयर पास पास में है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, लेकिन ये दूर है। इसकी वजह से यहाँ पे ये सेट हो पा रहा है। ये जो बॉन्ड पेयर होता तो ये और स्टेबल स्ट्रक्चर होती।
अगर यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड और बॉन्ड ही प्रेजेंट होते तो ये और स्टेबल होती, क्योंकि इनमें और ज्यादा फोर्स कम लगता। आर यू क्लियर? यस सर। ठीक है। हाँ, अगर आपको इसका आंसर है, आप इसमें देख लीजिए, स्ट्रक्चर टी से बनेगी और वो किसकी वजह से बन रही है? बिकॉज ऑफ द दीज लोन पेयर। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो, या फिर आपको समझ में आ गया तो कोई इशू नहीं है, और आई थिंक आपने पहले से भी सॉल्व करके रखा होगा इसके बारे में। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और मैं प्रेफर करूंगा शशांक त्रिपाठी। प्लीज शशांक, रीड यस दिस सर। क्वेश्चन। और ये काफी अच्छा सवाल है, इस पे जितने भी लोग हो थोड़ा ध्यान से सुनो और एक्टिव हो जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके मिड टर्म एग्जाम में या सेमेस्टर एग्जाम में दिए जा सकते हैं, क्योंकि आप इनमें अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ये रिसर्च बेस्ड टॉपिक है, आप इसमें अच्छा लिख सकते हो। शशांक प्लीज यस सर। कैरी ऑन। Why does PCl5 molecule exist but PH5 does not? ओके, तो शशांक कुछ आइडिया लगा सकते हो आप? सर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। हाँ, एक फैक्टर हो सकता है ये, और कुछ बता सकते हो? और सर डी ऑर्बिटल जो है सर हाइड्रोजन में वो हाइब्रिडाइज नहीं होता है SN3 से। इसमें PH5 की बात कर रहे हो? हम्म। ठीक है, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा समझिए। देखो, जैसे सपोज करो कि आपके पास में कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले अभी जैसे ये PCl5 है, ये 5 बॉन्ड को फॉर्म कर सकता है। इसकी क्या? हेलो, कोई सुन पा रहा है? सुप्रिया, आप ही बता दो, यस सर। Yes, sir, you're audible. एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस क्या होता है भाई? अरे कोई बोल दो यार, अब इतना क्या सोचना है इसमें। यस। क्या होता है फास्फोरस का एटॉमिक नंबर? 15। 15. अरे 3? सर 15 15 15 15? 15। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इतना सोचने की क्या जरूरत थी यार, ये तो कॉमन सी सर चीज है। आपकी सर वॉइस आप नहीं आ रही थी। डिस्कनेक्ट हो गए थे सर। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। एक्चुअली में यार, मैं जहाँ भी पढ़ा रहा हूँ इस समय, यहाँ पे मफल के बगल में बैठा हूँ, गर्मी भयंकर है और नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम है। खैर, कोई नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, चलिए बोलिए जरा, क्या क्या लिख सकते हैं? 1s2, बोलते वन जाइए भाई। एस टू 2s2 ओके, 2p ठीक 6 है। 3s2 रिपीट। रिपीट, 3p3। ठीक है। तो ये लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन देखिए, हमारे पास में है 3s2 एंड 3p3। तो हमारे पास में ये एक s ऑर्बिटल है, और यहाँ पे हमारे पास में एक p ऑर्बिटल है। तो p में ये 3 डब्बे हो गए और इसमें एक हो गया। अभी क्योंकि ये थर्ड सेल में मूव कर चुका है, तो हमारे पास यहाँ पे 3d भी हो सकता है, ठीक है, भले ही वैकेंट हो वो। और डी में कितने सब सेल होते हैं हिमांशु? सर 5। ओके, ठीक है। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फिल कर रखे हैं, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। तो अभी जनरली क्या है कि सपोज अब यहाँ पे ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर मान लो कि ये 3 लोगों से और बॉन्डिंग कर सकता है,
तो अगर ये क्लोरीन से ही बॉन्डिंग करा रहे हैं तो यहाँ पे सपोज करो कि हमारे पास PCl3 इजिली बन जाएगा। देखो बॉन्ड बनने के लिए एक कंडीशन जान लो, या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी एटम बॉन्ड बनाएगा तभी बनाएगा जब उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो जाएगा एक्साइटेड स्टेज में और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको अनपेयर करेगा तभी बॉन्ड बनाएगा। तो ये चीज एक तो कॉमन है, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमारे पास इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 3 बॉन्ड इजिली बना सकता है। अगर हम बनाए तो PCl3 इजिली बना सकते हैं, और अगर हम चाहें तो यहाँ पे PS3 भी इजिली बना सकते हैं। दोनों ही कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब जब भी 5 बॉन्ड बनाने की बारी आती है, यानी कि अगर हमें 5 बॉन्ड को फॉर्म करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो अभी ग्राउंड स्टेज का कॉन्फ़िगरेशन है ये अपनी एक्साइटेड स्टेज में जाएगा। अब एक्साइटेड स्टेज में जाने के लिए इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जो भी इसके साथ में बॉन्डिंग के लिए मॉलिक्यूल आ रहा है या जो भी एटम आ रहा है उसके रिपल्सन की वजह से या उसके अट्रैक्शन की वजह से इसको एनर्जी मिलेगी, या फिर आप अलग से एनर्जी दो, ठीक है, तभी एक्साइटेड फॉर्म में जा सकता है। तो अगर हम PCl5 की बात करें, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस क्वेश्चन को। PCl5 की अगर हम बात करें तो क्लोरीन जो है वो जैसे इसके साथ में बॉन्डिंग करने के लिए जाएगा तो यहाँ पे क्लोरीन के पास में ऑलमोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके इलेक्ट्रॉनों के बीच में ये जो फास्फोरस है इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 3s का एक इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ पहुंच जाएगा, इस 3D में पहुंच जाएगा, ठीक है। 3D का होना जरूरी है, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे अगर उनमें d ऑर्बिटल है ही नहीं तो एक्साइटेशन भी नहीं हो सकता है। तो ये उठ के सीधा कहाँ पहुंच गया इसमें। तो अब अगर आप इसकी एक्साइटेड फॉर्म बनाएंगे, तो मैं सबको अगर सबमर्ज करके बना दूं, सारे इकट्ठे बना दूं, तो हमारे पास ये एक S का हो गया और 1 2 3 P के हो गए, और एक ये हमारे पास इसका हो गया D का हो गया। तो टोटल हमारे पास अब कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4 5 5 होंगे, ये एक्स्ट्रा हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो चुके हैं। तो अब क्लोरीन क्या करेगा कि अगर वो 5 बॉन्ड बनाना चाहता तो अब यहाँ पे इसकी एक्साइटेड स्टेट पर इजिली बना सकता है। PCl5 यहाँ पे इजिली एग्जिस्ट हो सकता है। अब ये एग्जिस्ट कैसे होगा ये भी आप समझ लो कि भाई जैसे ही ये फास्फोरस है ये 5 क्लोरीन के साथ में जुड़ेगा जाके इस तरीके से 4 और 5। तो अब क्या करेगा कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या करेगा, फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो एक टाइम पे इतनी पॉजिटिव डेंसिटी आ जाती है कि यहाँ पे प्रेजेंट सारे क्लोरीन को क्या करता है, होल्ड कर लेता है। तो उसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है ये श्रिंक करने लगता है। तो यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है, d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। तो इस d ऑर्बिटल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि PCl5 स्टेबल हो पाता है और इसीलिए ये एग्जिस्ट कर पाता है। अगर यहाँ पे अच्छा कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन इसलिए हो रही है इसकी बॉन्ड लेंथ को छोटी करने के लिए। अगर ये बहुत दूर दूर रहेगा तो फिर भी ये स्टेबल नहीं होगा। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट PCl5 इज एग्जिस्ट। नाउ टाइम टू डिस्कसिंग व्हाई PH5 इज नॉट एग्जिस्टिंग। तो अगर आप फास्फोरस के लिए सेम वही काम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख ही चुके हो। तो यहाँ पे हमारे पास में जैसे ये P है 3P हो गया, यहाँ पे 3S है, सेम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिए। अब ये जो हाइड्रोजन आएगा, पहली बात तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे उतना ज्यादा रिपल्सन नहीं होगा जिसकी वजह से एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी। अगर यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज नहीं हुई तो फिर यहाँ पे ये फास्फोरस अपनी एक्साइटेड स्टेज में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बस 3 बॉन्ड ही बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे P के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जो 3s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एक्साइटेड होंगे ही नहीं, तो यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे ही नहीं, जिसकी वजह से PH5 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप इस टर्म को ध्यान रखिए कि यहाँ पे d ऑर्बिटल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, PCl5 एग्जिस्ट करता है जबकि PH5 एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सेम कंडीशन अगर मैं कहूँ कि आपके पास PCl5 तो एग्जिस्ट करता है मगर NCl5 नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है, क्या रीजन है इसके बीच में, कोई एक्सप्लेन कर सकता है। सर एन के डी पास ऑर्बिटल डी नहीं है। ऑर्बिटल नहीं है।
हाँ, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, क्योंकि इधर नाइट्रोजन क्या है, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास तो डी ऑर्बिटल ही नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ पे यही नहीं पॉसिबल है कि इसके पास अगर ये एक्साइट करना भी चाहे, क्लोरीन आएगा, पूरी एनर्जी देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ जाएंगे, स्पेस ही नहीं है। तो सीधी सी बात, इसी तरह से जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, सपोज वी हैव SF6, ये एग्जिस्ट करता है और SH6 नहीं करता है, उसका भी सेम ही रीजन है। ओके, तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ वी मूव द अनदर क्वेश्चन, दैट इज देयर आर 26 क्वेश्चन. आलोक, आप चलिए, आयुष कुमार, आयुष कुमार प्लीज Yes, रीड sir. द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर इट. आंसर इसमें दिख ही रहा Draw है. हाँ, draw बोलिए. the Lewis structure of POF3 and NO3 minus. ठीक है, तो अभी आप मुझे इसका कुछ बेसिक बता सकते हैं कि हम लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं? ये सिर्फ सबसे पहले सेंट्रल एटम बना लेंगे वहाँ, सबसे उसका पहले आउटर इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे. हमारे पास कितना फास्फोरस इलेक्ट्रॉन है? दिया, फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन्स. 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए. वेरी सबसे गुड. पहले सिंगल बॉन्ड सब में देंगे एक सिग्मा बॉन्ड, जितने भी आउटर एलिमेंट्स है, 3 फ्लोरीन है तो हमने 3 फ्लोरीन दे दिया, और एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन. और एक ऑक्सीजन. हाँ, तो लुईस स्ट्रक्चर का मेन फंडा क्या है भाई? लुईस स्ट्रक्चर ये कहता है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फ्लोरीन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 होता है. एक एक बॉन्ड तो ये यहाँ से बना लेगा इसके साथ में, ये तीनों. फ्लोरीन का क्लियर हो गया. ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो ये फास्फोरस के साथ में डबल बॉन्ड बना लेगा, और फास्फोरस क्या करेगा, इन सबके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा. तो इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर आपको प्रेडिक्ट हो. ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, 11th क्लास में भी आप पढ़ेंगे और अपनी तैयारी के दौरान भी इन चीजों को पढ़ेंगे जी की. और अनदर क्वेश्चन इज NO3 माइनस. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट जैसा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन अगर इस पे डिस्कस करना चाहें तो इसके स्ट्रक्चर पे बहुत सारे डिस्कशन हो सकते हैं, क्योंकि ये रेजोनेंस शो करने लगता है, और रेजोनेंस की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल होने लगता है. सो आयुष कुमार, ठीक है, बाकी और कौन कौन है इस पे? अमीशी हैं, अनुराग शर्मा, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके, अनुराग, मुझे बस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बता दीजिए. Nitrogen का electronic configuration, sir. atomic number 1s2, बोल दो. ओके, 1s2, वेरी गुड. 2s2, और 2p1, 5 ही होता है आई थिंक. yes, sir. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 ही तो है. ठीक है नहीं सर, अनुराग, 7 होता है एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का. वेरी सॉरी. 2p3 आएगा. 2p3 होगा, 2p3 2p3 आएगा. होगा ना सर, वो सर 3 वैसे आएगी ना वैलेंसी फिर उसकी 2p3 से. दिस इज द, हमारे पास में यहाँ पे कितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है? 3. ओवरऑल हाँ 2p. हाँ इसको यहाँ 5 से है, ये 5 है. हाँ 5 है sir. ये S2 है और ये 2p3 है. तो सेकंड सेल रन कर रहा है. अब सेकंड सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? देखो, अगर मैं ये पूछूं कि S सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तब तो आप 2 बोलेंगे. P में पूछूं 3 बोलेंगे. अगर मैं पूछूं कि Yeah. टोटल सेल में कितने हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 S के हैं 5, और P के हैं. 3 ठीक है, p के. इसी के हिसाब से हमें क्या करना है, इसका लुईस स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करनी है. तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हमने 3 ऑक्सीजन ऐसे फिल कर दिए हैं. अभी देखो, ऑक्सीजन कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, ये थोड़ा सा आपको जब भी आप पढ़ रहे होते हैं उस समय आपको थोड़ा आइडिया लगाना पड़ता है कि हम सेंट्रल एटम, मेटल एटम को कहाँ पे रखें, और उसके साथ में जो उसके टर्मिनल एटम है उनको कहाँ पे रखें. तो उसी हिसाब से थोड़ी सी आइडिया लगती है, और उस हिसाब से हम स्ट्रक्चर को प्लॉट कर पाते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास में एक ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव आ जाएगा, जैसे कि इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना रखे हैं. तो एक यहाँ से कोऑर्डिनेट जाएगा तो. आप चाहे इस पे ले लो, चाहे इस पे ले लो. ठीक है, दोनों में से किसी एक के पास नेगेटिव ले सकते हो. बाकी सबको ऑक्टेट इसका कंप्लीट करना है, और जैसे ऑक्टेट कंप्लीट होता है ये स्ट्रक्चर अपनी बन जाएगी. ठीक है, अब जनरली क्या होता है, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अपने नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फेंक सकता है, जिसकी वजह से ये वाला पाई बॉन्ड टूट के इस पे ऊपर नेगेटिव ला देगा. अब सेम कंडीशन यहाँ पे, अगर जब नेगेटिव यहाँ पे आ गया तो ये नेगेटिव यहाँ पे दे सकता है, और इस कंडीशन पे यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो टूट के वापस चला जाएगा. तो यहाँ पे छोटा सा रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर और स्टेबल हो जाती है. ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन, मैं इन पे ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 27, और इसको रीड करेंगे प्रांजय सोनी. यही नाम है? Yes. प्रांजय सोनी. ठीक है, एक्चुअली में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है.
कोई नहीं, आप पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या है। What are the structures geometry of BRF6 minus and TF6 minus? ठीक है, तो आप मुझे एक बेसिक चीज बता दीजिए कि अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना है, अगर हम जानना चाहें कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो सबसे पहला आपका क्या स्टेप होगा, उसमें हम क्या करें कि हमें स्ट्रक्चर पता चल जाए उसकी। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख के हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे, देन हाँ, सबसे स्ट्रक्चर पहला हमारा जो स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि वी आर ट्राई टू मैनिपुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, और इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से स्ट्रक्चर सबकी फिक्स कर दी गई हैं, उसी के बिहाफ पर हमारा होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन डोमेन काउंट करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन डोमेन का मतलब सीधा सा क्या है कि आपके पास में कितने बॉन्ड हैं, और उसके सॉरी कितने सिग्मा बॉन्ड है प्लस कितने लोन पेयर हैं। अगर उनका सम 2 आता है तो हम कहेंगे कि वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोमेन है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोमेन है तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन डोमेन बनेगा तो sp2 हो जाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो sp3 हो जाएगा। एज इट इज 5 है तो sp3, 6 है तो sp3d2, और 7 है तो sp3d3। ठीक है, जनरली हमें इतने ही पढ़ने होते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे Br(F6), ये माइनस है यहाँ पे, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो सबसे पहले आप इसका इलेक्ट्रॉन डोमेन काउंट कर लीजिए। अब इलेक्ट्रॉन डोमेन जैसे ही काउंट करेंगे तो आप सीधे यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन है, 6 फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, यानी कि 6 तो यही हो गए, प्लस इसके पास में क्या बच जाएगा, एक लोन पेयर बच जाएगा। तो टोटल जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोमेन बनेगा वो कितना बन जाएगा, 7। ठीक है, और उसके हिसाब से यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी, sp3d3। ओके, आर यू क्लियर। तो ये तो इसकी स्ट्रक्चर होगी। अब इसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसकी ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर हमारे पास में, मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ तो यार इतना प्रॉब्लम करता है, जस्ट मिनट। ठीक है, तो अब इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या बनेगी, अगर sp3d3 है तो इसके हिसाब से ज्योमेट्री कैसी बनेगी बेटा, स्क्वायर पैरेलल बाई पिरामिडल। लेकिन ऐसी होनी नहीं चाहिए एक्चुअली में, यहाँ पे जो ज्योमेट्री बननी चाहिए थी वो ऑक्टाहाइड्रल के रिस्पेक्ट में बननी चाहिए थी, क्योंकि लोन पेयर की वजह से में क्या होगा, थोड़ी सी ज्योमेट्री यहाँ पे चेंज हो जाएगी। जहां जहां भी लोन पेयर मिल जाएगा आपको, वहां पे जैसी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री होगी वैसी ज्योमेट्री ना मिल करके थोड़ा सा चेंज होती है, कभी कभी बेंट होता है, कभी कभी एक्सटेंड भी होता है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने लोन पेयर हैं। जनरली अगर लोन पेयर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डोमेन के हिसाब से वहां पे ज्योमेट्री उसकी बनती है। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर, सॉरी स्क्वायर बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल नहीं, स्क्वायर पैरामिडल है, सॉरी। ओके, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद में आप ये TeF6, इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं एक बार। तैयार है, और ये इस तरह से आपके फ्लोरीन लग जाएंगे, फ्लोरीन ही तो है, अरे यार कहाँ चल रहा है। ठीक है, और एक यहाँ पे लगेगा और 2 फ्लोरीन इस तरह से नीचे लग जाएंगे, और ये थोड़ा सा 3D में जाके इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है TeF6। तो इसमें भी सीधा सबसे पहले क्या करना है, इसका हाइब्रिडेशन निकाल लीजिए। हाइब्रिडेशन इसका क्या आएगा, sp3d2, और अगर sp3d2 है तो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चेंज होना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके पास में यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिकॉज ऑफ नो लोन पेयर सीधी ज्योमेट्री होगी। तो यहाँ पे लिखा भी है हाइब्रिडेशन इज sp3d2 एंड ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी, ऑक्टाहाइड्रल। क्लियर है। बाकी आपने अगर CFT पढ़ा होगा तो उसका यूज करके आप यहाँ पे हाइब्रिडेशन इसका कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो वेस्टर थ्योरी के थ्रू भी। तो आई थिंक आज की स्लाइड में इतने ही क्वेश्चन है। तो टाइम क्या हो गया, तो 37। ठीक है, आपको भी इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो, या फिर मैं अलग से क्वेश्चन करा देता हूँ। एक मिनट में देख लेता हूँ क्या क्या है। सर ये BRF6 वाला बताइए एक बार दोबारा। ठीक है, मैं करा देता हूँ बेटा, एक मिनट हो जाइए जरा। जस्ट मिनट।
आज देखो उधर वाईफाई आ रहा है क्या? मैं इसका पीडीएफ ढूंढ रहा हूँ यार एक्चुअली में। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इसको थोड़ा फिक्स करता हूँ। ऐसे करूँगा। हाँ ऑलमोस्ट हो ही गया है यार, इसका पीडीएफ पता नहीं कहाँ है। ये आगे कभी एक आधा करा देता हूँ। हाँ ठीक है, क्या पूछ रहे थे बेटा आप? हेलो। सर ये वो लोन पे की वजह से स्क्वायर पिरामिडल कैसे हो जाता है वो पूछ रहा था। DRFS वाला क्वेश्चन। सर VRF6 माइनस वाला क्वेश्चन सर। मैं थोड़ा सा ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ इसको, एक मिनट फिक्स करता हूँ इसको मैं। ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नो सर, नो ब्लैक दिख सर। रहा है। नो सर। जस्ट ये आप किस पे पूछ रहे हैं? 27 नंबर में आपके पास पीडीएफ है, दिख रहा है आपको? अच्छा ठीक है, ये 27 की बात आप शायद कर रहे हैं। ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है अभी? नो सर, कुछ नहीं नहीं दिख रहा दिख है। रहा सर। अच्छा खासा चल रहा था। BRF6 की बात कर रहे हो है ना आप? यस सर। यार अभी तो ये शेयर कहाँ से होता है? स्क्रीन शेयर, उसके बाद अब दिख रहा है, आई थिंक अब विजिबल हो रहा होगा। सर अब दिख रहा है। सर दिख रहा है सर। एक 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 लोग अब बोल दिख रहे रहा, हैं अब दिख रहा है। इसमें। अब दिख रहा है सर। ओके ठीक है। इसको बड़ा करने से सर पीडीएफ में 43 क्वेश्चंस है। PDF 43? नहीं, पीडीएफ में 43 क्वेश्चंस है। ये अच्छा टोटल 43 हैं? यस। यार स्लाइड में तो मुझे इतने ही मिले हैं। बाकी मैं देखो नेक्स्ट डे आपको कंप्लीट करा देता हूँ। वैसे क्या शेड्यूल रहता है, कब कब मतलब कितना कराना होता है पर डे में? ऐसा कुछ डिसाइड है या फिर नॉर्मल ऐसा जैसा चल रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ न्यूज़ नहीं है शायद। ठीक है। तो अभी क्या आप लोग घर से ही पढ़ रहे हो या कॉलेज में हो? सर घर घर से ही से। पढ़ रहे हैं। घर पे ही हो? 13 को कॉलेज यस जाना सर। है, 13 को कॉलेज जाना है, 13 को। 13 को आ रहे हो? यस सर। ठीक है, आइए, वेलकम है आप लोगों का। ठीक है। आई थिंक आपको अब दिख रहा होगा, मैं डिस्कस भी कर लेता हूँ। BRF6 माइनस। ठीक है। तो ठीक है, चलिए इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल ये ब्रोमीन है, इसके पास में ये हमारे पास 6 फ्लोरीन अटैच हो रहे हैं, 4 5 एंड ये हो गया 6। और टोटल इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? ब्रोमीन है, हेलोजन फैमिली है, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हाँ, होते हैं? 7। 7 7। 7 की वजह से 6 तो बॉन्ड बन गए, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब एडिशन ऑफ द, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके पास और है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या बन गया, ये एक लोन पेयर बन जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोमेन कितना बनेगा? 7 बनेगा। ठीक है। और 7 के हिसाब से यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो ऑक्टाइडल होनी चाहिए। 7 के हिसाब से होता है, 6 के हिसाब से होता है। sp3d3 की ज्योमेट्री क्या होती है, कोई बता सकता है? एनीवन?
इसमें तो मेंशन ऑक्टाइड है यार। सर पेंटागोनल बाय सर पेंटागोनल पेंटागोनल बाय बाइपिरामिडल। पिरामिडल। कैसी वो होती है? पेंटागोनल बाय बाइपिरामिडल, पिरामिडल। टेट्रागोनल बाइपिरामिडल, ऐसा बोल रहे हो? सर पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल पिरामिडल। ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है प्रिंटिंग में। ये ऑक्टाहाइडल ना होकर के क्या होना चाहिए? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बाय पिरामिडल। यस सर। बाइपिरामिडल। तो ऐसा इसका ज्योमेट्री होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन डोमेन्स की वजह से, 7 इलेक्ट्रॉन डोमेन्स की वजह से। बट यहाँ पे हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोमेन तो 7 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 बॉन्ड्स हैं और एक लोन पेयर है, जिसकी वजह से इसकी जो ज्योमेट्री सीधी ये बननी चाहिए थी। ठीक है, अब ये ना बन करके ये ऊपर वाले जो बॉन्ड हैं वो सीधे हो जाएंगे। जैसे जनरली आप अभी इसके पहले आपने ClF3 का देखा था, तो वो जनरली टी शेप बन रहा था, तो ये थोड़ा सा ऐसे ही बनेगा इस तरीके का। ठीक है, तो इसके जो बोलते हैं वो बोलते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि 4 बॉन्ड तो इसके ऐसे फिक्स रहेंगे। ठीक है, और एक इस लोन पेयर की वजह से में क्या होगा, एक पिरामिड यहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा कि आप लोन पेयर ऊपर लगा रहे हो नीचे लगा रहे हो। ठीक है, तो स्क्वायर तो ऐसा बन जाएगा कि भाई जैसे यहाँ पे हमारे पास डोमेन है 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे फ्लोरीन 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 ये हो गए। देन उसके बाद में यहाँ पे आपके पास अभी 2 बचे हुए, एक यहाँ पे आप लगा सकते हो, और ये एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे होगा, और यहाँ पे आपको एक लोन पेयर भी दिखाना है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के आता है। तो जिन भी कंपाउंड के पास में लोन पेयर होगा, उनकी ज्योमेट्री जैसी प्रेडिक्ट होनी चाहिए वैसी नहीं होती है। सपोज हमारे पास में जैसे NH3 होता है, इसके पास भी लोन पेयर होता है। अभी नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होगा यहाँ पे। ठीक है, और sp3 के साथ ज्योमेट्री कैसी बननी चाहिए इसकी, टेट्राहाइड्रल बननी चाहिए। लेकिन होती कैसी है इसकी ज्योमेट्री, पिरामिडल टाइप की होती है, ऐसे बनेगी। नाइट्रोजन हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन लग जाएंगे आपके 3, और ये यहाँ पे लोन पेयर हो जाएगा। इसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री आपकी कुछ ऐसी बनती है, जबकि होना क्या चाहिए था, इस तरीके से टेट्राहाइड्रल। तो ये सिंपल से इसके आंसर हैं। बाकी PDF का देखिए, मैं पता करता हूँ कहाँ पे है, कैसी है। ठीक है, बाकी आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आइए। मैं ट्राई करता हूँ कि आपका नेक्स्ट जब भी हो उसमें एक छोटा सा क्विज रख लेते हैं, 8-10 क्वेश्चन का। थोड़ा सा एक बार आप सॉल्व कर डालिए पूरे, जिससे डिस्कशन में थोड़ा इजी हो जाए। तो ठीक है, आज की क्लास इतना करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। तो सर ओवरऑल टोटल कितने स्टूडेंट हो आप इस बैच में? 62 सर। 102? 62 सर MNC में 62 है। एक्चुअली में यार मुझे यहाँ पे सिर्फ स्क्रीन पे 4-5 नाम ही विजिबल हो रहे होते हैं। अभी मुझे इसका थोड़ा आइडिया नहीं है कि कैसे मैं चेक कर सकूँ कि सारे लोग हैं नहीं है। मैं थोड़ा बहुत इसको सीख लेता हूँ, देन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। अभी थोड़ा एक्सपीरियंस कम है सर इसलिए। कोई बार अगर माइक ऑन करता है सिर्फ उसी का नाम दिखाता है आपके ऊपर हाँ बस। बस इतना सही ऊपर है। ऊपर उन्हीं का दिखाता रहता है। हाँ सर, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा टेक्नीशियन से वो पूछ सर लेता हूँ। पार्टिसिपेंट वाली लिस्ट पे क्लिक करोगे तो पार्टिसिपेंट सर आ जाएगा। ओके ओके, हाँ यहाँ पे कुछ दिख रहा है पार्टिसिपेंट पे, हाँ 25 यहाँ पे विजिबल हो रहा है। वो अभी ठीक है, सर लीव कर 25 दिया जैसे काफी विजिबल हो बच्चों गए। ने। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा इसको बेटर थोड़ा सा लर्न कर लेता हूँ कि कैसे इसको ऑपरेट करना है। थोड़ा सा ये पैड वगैरह है, इसमें थोड़ा सा लिखते भी नहीं बन रहा है, अभी हैबिट नहीं है उसकी। ठीक है, बाकी आप लोग थोड़ा पढ़ते रहिए भाई, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं आपके सेमेस्टर में काम आएंगी, और सेमेस्टर के नंबर आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे आपकी आगे की जर्नी में। ओके सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ये कटेगा कहाँ से, वहाँ से ओके ओके।